Dear aspirants, welcome to today's video. In this video, we'll discuss about the climate of Jammu and Kashmir. So before starting our session, here's a brief description of our recently launched book, The Insights of Jammu and Kashmir, in which you will find in detail all the topics, all the subjects that we have so far discussed, but you will find a bit more detail here with lots of new current affairs added and all the latest developments that have taken place over the past 1 year and so on. All is described in this book in great detail. This book is available on Amazon, on Kashmir Bookstore, or if you live by Srinagar or nearby area, you can find it at Ali Muhammad and Sons and you can purchase it from there. So let's start our session. Today we will discuss in our session the temperature, the overall weather, climate, and what are the effects of the western disturbances on the climate of Jammu and Kashmir, the effect of El Nino, and similarly we'll see the Köppen classification. We'll also discuss the thunderstorm, fog, etc. different weather phenomena that are witnessed in Jammu and Kashmir. So in order to understand the different climatic phenomena, we need to keep this reference of maps readily available with us so that we will be able to understand the different wind patterns, the rainfall patterns, how monsoon affects our UT, and so on. So first of all, we'll discuss about these topics. सबसे पहले हम देखते हैं कि ओवरऑल इफ़ यू टेक अ ब्रॉड पिक्चर कि हमारी यूटी जो है इसमें मेनली दो डिस्टिंक्ट क्लाइमेटिक रीजन्स हमें देखने को मिलते हैं. एक हमारे पास है टेम्परेट कश्मीर वैली, ओके, दिस पार्ट यहाँ पे दिस कश्मीर वैली, और उसके अलावा वी हैव द सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ द जम्मू जो हमारे यहाँ नीचे की साइड से हमें देखने को मिलता है. सो ये हमारे दो ब्रॉड डिस्क्रिप्शंस हैं अगर हम क्लाइमेट को डिस्कस करें. सो वी हैव टेम्परेट कश्मीर वैली एंड द सब ट्रॉपिकल जम्मू रीजन. इस मैप में अगर आप देखें जो आपकी स्क्रीन के राइट हैंड साइड पर है, तो यहाँ पे आप ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं कि यहाँ वाला रीजन जो है दिस द साउदर्न पार्ट, ये हमारा मोर और लेस सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है यहाँ पे, और इसके ऊपर जहाँ पे हमारी कश्मीर वैली फॉल करती है यानी कि इस रीजन में, यहाँ पे हमारा मोर और लेस टेम्परेट क्लाइमेटिक कंडीशंस रहती हैं. बट अगर हम पूरे साल की बात करें, जैसे हर जगह पे डिफरेंट तरह के हमें सीजन्स देखने को मिलते हैं, इसी तरह से एक साल को कश्मीर में हम मोर और लेस 4 सीजन्स में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, दिस ईयर में ईयर इन JNK कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 सीजन्स. वो कौन कौन से सीजन्स है? पहला है हमारे पास दिसंबर टू फरवरी जो टिपिकल विंटर सीजन है. उसके बाद है हमारा मार्च से लेकर मई तक जो प्री मॉनसून है. देन कम्स जून टू सितंबर जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून या शॉर्ट में हम लिखेंगे मॉनसून सीजन है. देन अक्टूबर एंड नवंबर ये हमारा पोस्ट मॉनसून सीजन है. सो ये ब्रॉड 4 क्लासिफिकेशंस हैं सीजन की हमारे JNK में. बट अगर हम इन डिटेल जम्मू रीजन के बारे में देखते हैं, इसको स्टडी करते हैं, तो यहाँ का जो क्लाइमेट है वो बहुत ज़्यादा वैरी करता है बिकॉज ऑफ इट्स टोपोग्राफी. इसके जो, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, साउदर्न पार्ट में जो है एक टिपिकल मॉनसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट देखने को हमें मिलता है क्योंकि यही वो वाला रीजन है जहाँ मानसून का इफेक्ट रहता है. कश्मीर में मानसून का इफेक्ट नहीं रहता, अगर रहता भी है तो बहुत कम रहता है. बिकॉज उसका क्या रीज़न है वो हम आगे कश्मीर के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे. बट यहाँ पे मानसून का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है. सो इट हैज़ अ मानसून ट्रॉपिकल क्लाइमेट
ओके, अब अगर हम इसमें समर सीज़न की बात करें तो समर यहाँ पे बहुत ज़्यादा हॉट रहता है और मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री सेल्सियस के अराउंड भी देखने को मिलता है। इनफैक्ट 2024 में जिस टाइम पे हम ये वीडियो देख रहे हैं 23 जुलाई में टेम्परेचर जो है दे हैड इवन क्रॉस्ड 47 डिग्री सेल्सियस एट जम्मू। तो काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर समर सीज़न में यहाँ ऑब्जर्व किया जाता है। और इसी सीज़न में हॉट ड्राई विंड्स जिनको लू बोलते हैं वो भी यहाँ ब्लो होती हैं। ये विंड्स भी यहाँ पे फ्लो करती हैं, तो इनका नाम जो है लू है। इनफैक्ट इस गर्मी के सीज़न में हमें कुछ डस्ट स्टॉर्म्स भी देखने को मिलते हैं। ये हम जम्मू की बात कर रहे हैं। अब इसमें कभी कभार जो है ऑन एंड ऑफ रेनफॉल भी होता है, बट ज़्यादा रेनफॉल नहीं देखने को मिलती है। अगर हो भी तो ऑन एन एवरेज इट इज़ अराउंड 11 सेंटीमीटर रेनफॉल। ठीक है, ये यहाँ के समर सीज़न का हाल है। अगर हम यहाँ के अब विंटर सीज़न का हाल देखें तो जनवरी जो है इट इज़ द कोल्डेस्ट मंथ। ये हम जम्मू की बात कर रहे हैं। ठीक है, और जुलाई और अगस्त की अगर हम बात करें तो काफ़ी इरेटिक रेनफॉल होता है। जैसा कि मैंने आपको यहाँ पे बताया, बहुत कम रेनफॉल 11 सेंटीमीटर्स के अराउंड। तो काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन जो है मंथ्स के अक्रॉस, सीजन्स के अक्रॉस देखने को मिलती है बिकॉज इस जगह की टोपोग्राफी की वजह से। इसी तरह से अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें तो कश्मीर जो है पीर पंजाल और हिमालयन रेंजेस के बीच में है। जैसा कि आप मैप पे यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारी इधर पे पीर पंजाल रेंज है, यहाँ से हमारी हिमालयाज़ की रेंज है, तो इसके दरमियान यहाँ पे हमारी कश्मीर वैली है। तो इन रेंजेस का इस कश्मीर वैली के सीजन्स पे जो है क्लाइमेट पे, वेदर पे काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। जैसा मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले ही बोला, मॉनसून जो है वो कश्मीर में एंटर नहीं हो पाता है बिकॉज ऑफ द पीर पंजाल रेंज। काफ़ी माइटी माउंटेन रेंज है, तो ये मॉनसून विंड्स को कश्मीर में एंटर होने नहीं देता, जिसकी वजह से यहाँ पे मॉनसून रेनफॉल का इफेक्ट ना होने के बराबर ही देखने को मिलता है। बट ये तो पीर पंजाल मॉनसून विंड्स को रोकती हैं, बट सेंट्रल एशिया से, यानी कि अगर आप ओवरऑल एक बिगर पिक्चर देखें, ये हमारा इंडिया है यहाँ पे, तो सेंट्रल एशिया हमारे इस साइड से है, यहाँ से सेंट्रल एशिया से कुछ विंड्स आके वो कश्मीर रीजन को हिट करती हैं, खास तौर से विंटर सीजन में। तो पीर पंजाल जो है साउथ वेस्ट मानसून को कश्मीर में एंटर नहीं होने देते पीर पंजाल की वजह से, बट वो इन विंड्स को नहीं रोक पाते हैं जो कि सेंट्रल एशिया से आकर कश्मीर वैली में एंटर हो जाती हैं। तो अब कश्मीर क्योंकि एक नेसल्ड है बिटवीन द हिमालयन रेंजेस, पीर पंजाल रेंज और इसके काफ़ी रेंजेस में सराउंडेड है, तो इसकी वजह से इसके क्लाइमेट पर जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। ओवरऑल मैंने आपको बोला कि यहाँ पे टेम्परेट टाइप ऑफ द क्लाइमेट हमें देखने को मिलता है। तो अगर हम यहाँ के विंटर सीजन की बात करें कश्मीर में, तो नवंबर से मार्च तक यहाँ पर काफ़ी ठंड रहती है। ओके, नवंबर टू मार्च। और इसी सीज़न में यहाँ पे रेनफॉल भी होता है और ख़ास तौर से स्नोफॉल। तो स्नो एंड रेनफॉल ऑकर ड्यूरिंग दीज मंथ्स। उसके अलावा अगर हम समर सीजन की बात करें तो मोर और लेस मिड मार्च से जून तक यहाँ समर सीजन हमें देखने को मिलता है। और इस सीज़न में यहाँ पे ऑन एंड ऑफ रेनफॉल भी ऑब्जर्व किया जाता है। तो वेदर जो है यहाँ पे जनरली प्लेजेंट ही रहता है फ्रॉम अप्रैल टू जून। अलबत्ता विंटर्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हार्श होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बोला, यहाँ पे सेंट्रल एशिया से कुछ विंड्स आती हैं, ये वाली विंड्स जो हैं ये यहाँ पे विंटर सीजन में ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं। विंटर सीजन में हमें ये विंड्स ज़्यादा देखने को मिलती है और इन्हीं विंड्स की वजह से विंटर में कश्मीर में स्नो एंड रेनफॉल होता है। इन विंड्स को हम इन डिटेल आगे वीडियो में देखेंगे, बट यहाँ पे हमें ये ऑब्जर्व करना है कि जो हमने इधर मेंशन किया कि स्नोफॉल एंड रेनफॉल विंटर सीजन में होता है नवंबर टू मार्च, इसका प्राइमरी रीज़न जो है यही विंड्स जो सेंट्रल एशिया से कश्मीर में आती हैं, ये अपने साथ मॉइस्चर कैरी करते हैं और उस मॉइस्चर को ये डिपॉजिट करते हैं कश्मीर में, जो रेन और स्नो की शेप ले लेता है। अब
मार्च सीजन जो है वो भी मोर और लेस यहाँ पे कोल्ड ही रहता है। तो एक्चुअल समर जो है यहाँ पे मार्च एंडिंग अप्रैल स्टार्टिंग से समर सीजन जो है वो धीरे धीरे शुरू होने लगता है। तो ये था इन जनरल जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट के बारे में, अबाउट इट्स समर सीजन्स एंड अबाउट इट्स विंटर सीजन्स। तो अब अगर हम देखें कि सी लेवल प्रेशर और विंड्स का क्या हाल है जम्मू एंड कश्मीर में, तो यहाँ पर भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की अगर हम बात करें, पहले अगर हम प्रेशर का देखते हैं तो इसमें भी हमें वेरिएशन देखने को मिलती है। ये प्रेशर जो है यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये मैक्सिमम रहता है विंटर में, ओके, और मिनिमम होता है ये ड्यूरिंग साउथ वेस्ट मॉनसून। ठीक है, एक्चुअली टेम्परेचर एंड प्रेशर दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। सो जिस तरह से टेम्परेचर में वेरिएशन जैसे जैसे आती हैं, फॉर एग्जांपल हम समर से विंटर की तरफ मूव करते हैं या विंटर से समर की तरफ मूव करते हैं, तो प्रेशर में भी अकॉर्डिंगली चेंजेस आ जाती हैं। जितना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होता जाता है विंटर में, उतना ही हमारा प्रेशर भी इंक्रीज, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज हो जाता है, तभी मैक्सिमम प्रेशर हमें विंटर में देखने को मिलता है। बट जो ही हमारा साउथ वेस्ट मानसून का सीजन आ जाता है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से मॉनसून विंड्स जो हैं वो अपनी डायरेक्शन जम्मू प्लेन्स की तरफ करती हैं। तो ये किस वजह से? बिकॉज ऑफ द चेंजेस इन द टेम्परेचर। इसी तरह से अगर हम देखें कि प्रेशर जो है वो किस तरह से हमारी यूटी के ऊपर चेंज होता है, किस डायरेक्शन में चेंज होता है, ये प्रेशर जो है अप्रैल के दौरान इंक्रीज होता है फ्रॉम साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट। यानी कि अगर हम ये डायरेक्शंस देखें, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, तो प्रेशर इंक्रीज होता है साउथ वेस्ट, यानी कि यहाँ से टू नॉर्थ ईस्ट। ये है अप्रैल में, यानी कि अप्रैल में यहाँ लो प्रेशर है और यहाँ पे हाई प्रेशर है। ओके, तो विंड्स की डायरेक्शन जो है वो हाई से लो की तरफ होती है, तो कुछ इस तरह से विंड्स फ्लो करेंगी, बट प्रेशर जो है वो इस डायरेक्शन में इंक्रीज होता है। ये अप्रैल का हाल है। इसी तरह से जैसे जैसे समर सीजन आ जाता है, तो ये प्रेशर की जो डायरेक्शन है ये भी चेंज होती जाती है। विंड्स जो है जनरली स्टेट में प्रेशर की, हमारी यूटी में प्रेशर की वजह से जो है वो वेरिएबल रहती है, बिकॉज विंड्स को सामना करना पड़ता है छोटे छोटे हिल रेंजेस का, माउंटेन्स का। ओके, जो कश्मीर वैली में सराउंडेड है या हमारे जम्मू रीजन में जो हिल्स एंड वैलीज मिलती हैं, उनको फेस करना पड़ता है। तो अब जैसे जैसे मानसून आता है तो विंड्स जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है, बट ये डोमिनेंस भी हमें कहाँ देखने को मिलती है? यहीं इस जम्मू वाले रीजन में, यहाँ पे ज़्यादा डोमिनेंस इन मानसून वाली विंड्स की रहती है। बट जो जैसे ही मानसून का सीज़न चला जाता है, अब हम अक्टूबर की तरफ आ जाते हैं, तो प्रेशर भी जो है, जैसा मैंने आपको कहा, प्रेशर भी जो है वो भी शिफ्ट हो जाता है, जिसकी वजह से विंड पैटर्न जो है वो भी हमें चेंज होने देखने को मिलता है। अगर अप्रैल के सीज़न में लो प्रेशर यहाँ है, हाई प्रेशर यहाँ है, यानी कि विंड्स इस तरह से कुछ ब्लो कर रही हैं इस डायरेक्शन में, बट इसमें जो है रिवर्सल हो जाता है ड्यूरिंग विंटर, क्योंकि प्रेशर कंडीशंस चेंज हो जाती हैं। सो ये समर में है, अप्रैल के टाइम अराउंड, एंड दिस इज इन विंटर। तो आपको इतना ही याद रखना है कि विंड्स दे ब्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। ठीक है, अब हाई प्रेशर विंटर में देखने को मिलता है, ओके, लो प्रेशर जो है ये मॉनसून के अराउंड देखने को मिलता है। तो जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहीं की तरफ विंड्स जाती हैं, क्योंकि मॉनसून सीजन में लो प्रेशर होता है, तो इसीलिए विंड्स टुवर्ड्स जम्मू रीजन आ जाती है। बट क्योंकि विंटर में हाई प्रेशर होता है, तो विंड्स जो है दे ब्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन। सो दिस इज ए कोरिलेशन बिटवीन द प्रेशर एंड द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स। अब अगर हम मूविंग फॉरवर्ड टेम्परेचर पैटर्न की बात करें, देखिए टेम्परेचर जो है इट वेरीज अ ग्रेट डील इन J&K। देयर इज स्कॉर्चिंग हीट इन द प्लेन्स ऑफ जम्मू। समर सीजन की अगर आप एग्जांपल लें, तो प्लेन्स ऑफ जम्मू, यहाँ पे हमें स्कॉर्चिंग हीट, काफ़ी ज़्यादा गर्मी देखने को मिलती है। और वहीं और अगर हम विंटर सीजन में बात करें, तो विंटर की एक्सट्रीम्स जो है वो हमें कश्मीर में देखने को
मिलती है। ठीक है, तो जहाँ एक तरह यूटी में समर में एक्सट्रीम हीट, एक्सट्रीम टेम्परेचर हायर लेवल पे देखने को मिलता है, वहीं और कश्मीर में विंटर सीजन में एक्सट्रीम ठंडा टेम्परेचर भी हमें देखने को मिलता है। तो ये इतनी एक्सट्रीम चेंजेस किस वजह से है? अगेन ड्यू टू द टोपोग्राफी ऑफ द यूटी, स्पेशली द माउंटेन्स, जो यहाँ पे एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, यानी कि टेम्परेचर और रेनफॉल को मद्देनज़र रखते हुए एक क्लासिफिकेशन हमारे साइंटिस्ट ने की हुई थी, हु इज़ नोन एज बाय द नेम ऑफ कोपन। तो इस क्लासिफिकेशन को हम बोलते हैं कोपन क्लासिफिकेशन। इन्होंने एक्चुअली कुछ सिंबल्स असाइन किए हुए थे बेस्ड ऑन द फीचर्स ऑफ द क्लाइमेटिक फीचर्स ऑफ द रीजन। और ये फीचर्स भी इन्होंने कैसे बनाए थे? इन्होंने एवरेज रेनफॉल और एवरेज टेम्परेचर उस रीजन का स्टडी किया था, उसके बेसिस पे इन फीचर्स को डिस्क्राइब किया और हर फीचर को एक क्लासिफिकेशन के तौर पर नाम दिया गया। फॉर एग्जांपल वी हैव कठुआ, उधमपुर, अनंतनाग के कुछ पार्ट्स, बांडीपोरा, बारामूला, कुपवारा, रामबन, शुपियन एंड श्रीनगर। इनमें जो फीचर्स देखने को मिले हैं वो है यहाँ माइल्ड विंटर होता है और ड्राई एंड हॉट समर होता है। तो इसको जो सिंबल असाइन की है इट इज CSA एंड क्लासिफिकेशन इंटीरियर मेडिटेरेनियन। इसी तरह से जम्मू, सांबा और कुछ पार्ट्स पुंछ, रियासी, रजौरी या डोडा, गांधरबल, किश्तवाड़, कुलगाम, पुलवामा, रामबन, तो इधर सिंबल जो असाइन हुई है वो CFA है, यहाँ पे CWA है। जो CWA सिंबल है ये नोटिफाई करता है माइल्ड एंड ड्राई विंटर एंड हॉट समर। तो ऐसे सीजन को हम बोलते हैं, ऐसी कैटेगरी को सब ट्रॉपिकल मानसून। इसी तरह से CFA जो है ये डिनोट करता है माइल्ड विंटर, मॉइस्ट, ज़्यादातर सीजन इधर मॉइस्ट रहते हैं, एंड लॉन्ग हॉट समर। तो इसको कैटेगरी दी गई है ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल। इसी तरह से जो एलिवेटेड एरिया रामबन के है, रामबन का जो ऊपर वाला एरिया है उसको CFB नाम दिया गया। क्यों? बिकॉज वी हैव माइल्ड विंटर दियर और सारे सीजन्स हमारे वहाँ मॉइस्ट रहते हैं और वार्म समर भी देखने को मिलता है, और ऐसी कैटेगरी को बोला गया मरीन। इसी तरह से जो हाई ऑल्टीट्यूडनल पीक्स एरियाज हैं किसके? रजौरी के और रियासी के, इनको नाम दिया गया सिंबल CWB बिकॉज यहाँ पे माइल्ड विंटर है, ड्राई विंटर है और शॉर्ट वार्म समर है। तो इसको कैटेगरी दी गई ट्रॉपिकल अपलैंड। इसी तरह से जो बडगाम डिस्ट्रिक्ट है या कुछ हाई ऑल्टीट्यूड रीजन्स, अनंतनाग, बारामूला, बांडीपोरा एंड गांधरबल के, इनको DFB दिया गया। DFB का मतलब क्या है? यहाँ विंटर बहुत हार्श होता है, सारे सीजन्स मॉइस्ट रहते हैं और शॉर्ट समर देखने को मिलता है। तो ऐसी कैटेगरी को दिया गया ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल। इस तरह का क्वेश्चन जो है वो JK SSB में पूछा गया है कि वहाँ पे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स दिए हुए थे और बताया गया था कि इसमें इन सिंबल्स में से कौन सी सिंबल इन डिस्ट्रिक्ट्स को सूट करती है। तो आपको ये क्लासिफिकेशन यहाँ पे याद रखनी है, जिसके बेसिस पे आप इजीली इन ऐसे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा कि यहाँ पे रेनफॉल और टेम्परेचर को कोपन ने कंसिडर किया है। ये बस JNK के लिए नहीं है बट ओवरऑल इंडिया के लिए भी ऐसी क्लासिफिकेशन की गई है। तो रेनफॉल पैटर्न को पहले हम समझते हैं। रेनफॉल जो है हमारी यूटी में इट इज़ ऑन एन एवरेज ऑफ 103 सेंटीमीटर एनुअली। ओके, पर ईयर हमें इतना रेनफॉल देखने को मिलता है। एंड हमारे जो रेनी डेज हैं दे आर अराउंड 60 डेज अ ईयर, जहाँ पे रेनफॉल होती है ऑन एन एवरेज 60 दिन। ठीक है, अब ये रेनफॉल का पैटर्न जो ये वैरी करता है फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट टू डिस्ट्रिक्ट बिकॉज बेस्ड ऑन द टोपोग्राफी। ज़्यादातर रेनफॉल हमें रियासी डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिलती है। और अगर हम रेनफॉल का पैटर्न देखें कि रेनफॉल किस डायरेक्शन में इंक्रीज होती है या डिक्रीज होती है, तो जो हमारी जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स हैं, सॉरी हमारी जो साउदर्न प्लेन है जम्मू रीजन का, वहाँ से रेनफॉल हमारा इंक्रीज होता है टुवर्ड्स कश्मीर वैली। ठीक है, यानी कि यहाँ से अगर हम ऊपर की ओर जाएं तो हमारा रेनफॉल भी जो है वो इंक्रीज होता रहता है। क्यों होता रहता है इंक्रीज? बिकॉज ऑफ द टोपोग्राफी ऑफ द रीजन। तो रेनफॉल ज़्यादातर हमें देखने को मिलता है नॉर्थ वेस्ट एंड सदर्न पार्ट्स ऑफ द कश्मीर वैली। तो नॉर्थ वेस्ट यानी कि इस रीजन में, दिस इज नॉर्थ वेस्ट और सदर्न पार्ट्स में यहाँ पे। ठीक है,
अगेन क्यों? बिकॉज ऑफ द हिल्स, बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स, जो यहाँ पे विंड्स के लिए एक बैरियर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से ओरोग्राफिक रेनफॉल यहाँ पे होती है। इसी तरह से अगर हम पोस्ट मानसून की बात करें, मानसून के आने वाला बाद जो सीज़न है, उस टाइम पे अगर हम रेनफॉल को ऑब्जर्व करें, सो वो वेस्ट टू ईस्ट इंक्रीज होती है। तो ये कैटेगरीज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, रेनफॉल पैटर्न जो है, देन यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट प्रॉपरली। सी ओवरऑल अगर हम बात करें, सो जो साउदर्न प्लेन है, साउदर्न प्लेन है जम्मू रीजन का, यहाँ से रेनफॉल हमारा इंक्रीज होता है टुवर्ड्स कश्मीर। ठीक है, उसके बाद रेनफॉल जो है मैक्सिमम, अगर हम कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे कहाँ पे मैक्सिमम है? नॉर्थ वेस्ट और साउथ में। ओके, इसी तरह से अगर हम साउथ वेस्ट मानसून की बात करें, रेनफॉल जो है वो साउथ वेस्ट रीजन में ज़्यादा है, क्योंकि कश्मीर में इसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं है। और अगर हम पोस्ट मानसून सीजन की बात करें, रेनफॉल जो है वो इंक्रीज होता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन जम्मू। ठीक है, सो ये हमारा मोर और लेस जो है रेनफॉल का पैटर्न है। इनफैक्ट अगर हम कश्मीर वैली की बात करें, यहाँ पे 86 सेंटीमीटर के अराउंड हमें रेनफॉल देखने को मिलता है। मैक्सिमम रेनफॉल जम्मू रीजन में जो है वो विंटर और प्री मानसून के टाइम पे हमें देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल डोडा हो गया हमारा, रामबन है, किश्तवाड़ है, तो ऐसे एरियाज में प्री मानसून के टाइम पे और विंटर में ज़्यादातर रेनफॉल देखने को मिलती है। बट कश्मीर की बात करें तो यहाँ पे रेन एंड स्नो, जैसा कि मैंने आपको बोला, जो डिस्टर्बेंसेस है मेडिटेरेनियन सी की वजह से जो यहाँ पे आ जाती हैं वेस्टर्ली विंड्स, तो उसकी वजह से यहाँ पे विंटर में स्नो एंड रेनफॉल देखने को मिलती है। तो अब कौन कौन से ऐसे मेजर फैक्टर्स हैं जो यहाँ पे इफ़ेक्ट करते हैं रेनफॉल को, वो हम यहाँ पे देखते हैं। द फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेनफॉल इन द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट ऑफ ऑल वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, उसके बाद साइक्लोनिक सर्कुलेशंस, ये हम आगे डिटेल में देखेंगे इनका मतलब क्या है। तो फिलहाल आप यहाँ पे सिर्फ ये याद रखें फैक्टर्स, और कुछ लोकल फैक्टर्स भी, जैसे कि थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म जो लोकली बनते हैं, उनकी वजह से भी यहाँ रेनफॉल इफेक्ट होता है। सो दीज आर द 3 मेजर फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेनफॉल ऑफ द रीजन। तो टेम्परेचर पे हम थोड़ा सा और यहाँ पे इलेबरेट करते हैं। अगर हम ओवरऑल इन जनरल देखते हैं, एक जनरल पिक्चर हम क्रिएट करने की कोशिश अगर करेंगे जम्मू रीजन की, कश्मीर रीजन की, सो जम्मू में जनवरी कोल्डेस्ट मंथ है, ये मैंने आपको पहले भी बताया, एंड जून इज़ द हॉटेस्ट मंथ। तो इसी सीजन में हमें हीट वेव्स भी देखने को मिलती है जम्मू में। किस मंथ में? इन द मंथ ऑफ जून। इसी तरह से मॉनसून भी यहाँ पे इम्पैक्ट करता है एट द एंड ऑफ द जून एंड बाय द बिगिनिंग ऑफ द जुलाई। तो यहाँ पे इस टाइम पे ठीक ठाक बारिश भी हमें देखने को मिलती है। बट अगर हम कश्मीर रीजन की बात करें, कश्मीर में जनवरी इज द कोल्डेस्ट मंथ, ठीक है, जुलाई जो है वो हॉटेस्ट है, बट यहाँ पे मानसून का इम्पैक्ट उतना ज़्यादा नहीं है। टेम्परेचर में अलबत्ता इसकी वजह से थोड़ा जो है कमी हमें देखने को मिलती है, बट उतनी ज़्यादा रेनफॉल जो है यहाँ पे नहीं होती है ड्यूरिंग द मानसून सीजन।
अब हम यहाँ पे मानसून को अगर आप पैटर्न देखेंगे यहाँ पे मानसून का, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा एरिया इम्पैक्ट होता है और कौन सा नहीं। तो जनरली मानसून जो है यहाँ पे वीक ही रहता है। आप देखिए ये रीजन जो है हमारा है, तो यहाँ पे मानसून करंट जो है वो बहुत ज़्यादा वीक है। अगर आप इसको कंपेयर करेंगे हमारे ईस्टर्न पार्ट से, आप देखिए यहाँ पे कितनी ज़्यादा करंट्स हमें मानसून करंट्स देखने को मिलती हैं, या यहाँ पे भी कितनी ज़्यादा इलेबरेट है सेंट्रल इंडिया में भी। बट यहाँ पे जो है ये मानसून करंट्स काफ़ी ज़्यादा वीक है। इसकी वजह से यहाँ पे फुल वो एक एक्सपीरियंस मानसून का नहीं मिलता है जैसा कि हमारे यहाँ वाले कोस्टल रीजन्स में देखने को मिलता है या हमारे सेंट्रल इंडिया में भी देखने को मिलता है। सो मानसून हैज़ अ वेरी लेस इम्पैक्ट इन जम्मू एंड कश्मीर ओवरऑल। तो अगर हम साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और डिप्रेशंस की बात करें, तो देखिए साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और डिप्रेशंस जो है ये वहाँ पर ही होंगे जहाँ पे कोस्टल एरिया होंगे। अब जम्मू एंड कश्मीर जो है यहाँ पे कोई कोस्टल एरिया नहीं है, इट्स मोर और लेस लैंड लॉक्ड ही एक तरह से, अगर आप रिवर्स को एक्सक्लूड करें। यहाँ पे सी वगैरह ओशंस वगैरह कुछ नहीं है, तो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो है यहाँ पे उतना ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करते हैं जितना ज़्यादा वो कोस्टल एरियाज में करते हैं। बट इन साइक्लोनिक स्टॉर्म्स और डिप्रेशंस की वजह से जो इंडिया के बाकी पार्ट्स में आते हैं, ईस्ट में आते हैं, अरेबियन सी में आते हैं, बे ऑफ बंगाल में आते हैं, उसकी वजह से यहाँ पे हो सकता है कि कभी रेनफॉल हमें देखने को मिले। अगर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो रेनफॉल हमें जे में भी देखने को मिल सकता है। बट अगर ये वीक है तो इसका इम्पैक्ट भी हमारी यूटी पर न होने के बराबर है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो हैं ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको समझने की ज़रूरत है। जो मैं आपको लेक्चर के स्टार्टिंग से ही बोलते आ रहा हूँ कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का इम्पैक्ट है विंटर में, ख़ास तौर से कश्मीर के ऊपर जहाँ स्नो एंड रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। तो ये आप देखिए ये पाथ जो फॉलो करती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस, ये यहाँ पे हमारा जे है इस पार्ट में, ठीक है। तो मेडिटेरेनियन सी से आते हुए कैस्पियन सी से भी मॉइस्चर ये कैप्चर करती हैं, मेडिटेरेनियन सी से तो करती ही करती हैं, और जितनी भी लोकल वाटर बॉडीज इसके रास्ते में आती हैं ये विंड्स वहाँ से मॉइस्चर कलेक्ट करते 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 हमारे जे तक पहुँचती हैं। तो जहाँ पे जब ये माउंटेन से हिल से स्ट्राइक करती हैं उसकी वजह से इधर हमें रेन एंड स्नोफॉल विंटर में देखने को मिलता है। तो इसका काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट जो है हमारे जे पे है। इनफैक्ट मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी और ब्लैक सी, ये तीन मेजर वाटर बॉडीज़ हैं जो हमारे रीजन के टेम्परेचर को थ्रू वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस इम्पैक्ट करती हैं। ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है ये विंटर में ही स्ट्रॉन्ग रहती हैं, ख़ास तौर से जनवरी एंड फरवरी में। बट पोस्ट मानसून और प्री मानसून में इनका उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। सो विंटर सीज़न जो है यही वो मेन सीज़न है जहाँ पे वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो है अपना इम्पैक्ट करती हैं, और इम्पैक्ट भी किस फॉर्म में होता है, रेन एंड स्नोफॉल एंड इनफैक्ट कभी हेल स्टॉर्म भी इसकी वजह से यहाँ पे जनरेट होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन उस टाइम पे क्या होगी, तो ये मॉइस्चर जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस से निकल के आता है इट कैन एक्वायर अ शेप ऑफ आइदर रेन और स्नो और हेल्स। इसी तरह से वी हैव थंडर स्टॉर्म्स, हेल स्टॉर्म्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स। तो ये तीनों फिनोमिनन जो है मोर और लेस दे हैपन बिकॉज ऑफ द कन्वेक्टिव एक्टिविटी। आपको पता है कि टेम्परेचर जो है वो स्प्रेड होता है फ्रॉम वन रीजन टू अनदर आइदर थ्रू रेडिएशन, थ्रू कंडक्शन और थ्रू कन्वेक्शन। तो थंडर स्टॉर्म, हेल स्टॉर्म, डस्ट स्टॉर्म जो है ये कन्वेक्शनल एक्टिविटी की वजह से प्रोमिनेंट हो जाते हैं। तो ओवरऑल ये पूरे वर्ल्ड के लिए ही सच है एंड सेम होल्ड्स ट्रू फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। बट ये थंडर स्टॉर्म जो है ये हमें किस सीजन में देखने को मिलते हैं, समर सीजन में, ओके। एंड मेनली इस टाइम पे समर सीजन में ये देखने को मिलते हैं। एक तो यहाँ पे कन्वेक्शन होती है तो जिसकी वजह से अनइक्वल हीटिंग होती है ऑफ लैंड, ओके। सो अनइक्वल हीटिंग ऑफ लैंड की वजह से भी ये थंडरस्टॉर्म्स जनरेट हो जाते हैं।
अब थंडरस्टॉर्म जनरेट होने के लिए एक तो कन्वेक्शन ज़रूरी है, दूसरा अगर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में सफिशेंट है तो मॉइस्चर, सेकंड कंडीशन इज मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। तो अगर मॉइस्चर एटमॉस्फेयर में अच्छी खासी क्वांटिटी में है तो हेल स्टॉर्म्स, थंडर स्टॉर्म्स हमारे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। तो इसके लिए अगर मॉइस्चर की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है एंड विंड करंट्स आर ऑल्सो दियर तो इनकी फ्रीक्वेंसी भी बढ़ जाती है। ज़्यादातर हमें ये समर सीजन में मई जून के अराउंड देखने को मिलते हैं। अब रही बात डस्ट स्टॉर्म्स की। डस्ट स्टॉर्म्स जो है ये ज़्यादातर कन्फाइंड है मेनली प्लेन रीजन्स में, प्लेन रीजन्स ऑफ जम्मू, बट किस सीजन में? समर। तो समर सीजन में ये फिनोमिनन ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं, थंडर स्टॉर्म्स एंड डस्ट स्टॉर्म्स। इसी तरह से अगर हम बात करें, एक और फिनोमिना है हमारा स्क्वॉल्स। स्क्वॉल्स का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग गस्ट्स ऑफ विंड्स। ये भी हमें प्री मॉनसून में देखने को मिलती हैं, प्री मॉनसून के अलावा अर्ली मॉनसून। ठीक है, प्री मॉनसून एंड अर्ली मॉनसून। अब रही बात हेल स्टॉर्म की। हेल स्टॉर्म्स तभी पॉसिबल होंगे जब एटमॉस्फेयर का जो मॉइस्चर है उसको इतना टेम्परेचर मिलेगा कि वो मॉइस्चर जो है फ्रीज होके आइस के छोटे छोटे पार्टिकल्स में नीचे डिपॉजिट हो जाएगा टू ऑन द अर्थ। सो एक तो ज़रूरी है कि मॉइस्चर का प्रेजेंट होना एटमॉस्फेयर में, दूसरा इतना टेम्परेचर होना भी, कम टेम्परेचर होना भी, जिसकी वजह से ये मॉइस्चर जो है कंडेंस होकर इन सॉलिड शेप एक्वायर करे एंड इन द फॉर्म ऑफ आइस ये हमें ये इसका जो है प्रेसिपिटेशन इन द फॉर्म ऑफ आइस वो हमें देखने को मिलती है। देन कम्स द फॉग। ये फॉग जो है ये पोस्ट मॉनसून और विंटर मंथ्स में देखने को मिलती है। फॉग का मतलब आपको पता ही है, जिसको हम लोकली धुंध बोलते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ज़रूरी है एयर का मॉइस्ट होना, एयर मॉइस्ट होना ज़रूरी है, और इसका कूल होना बिलो ड्यू पॉइंट। ड्यू पॉइंट का मतलब है वो वाला पॉइंट जिस पे एयर टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो उसको रिलीज करें इन द फॉर्म ऑफ वाटर ड्रॉपलेट्स। ठीक है, तो ये कंडीशन ज़रूरी है फॉग के बनने के लिए। और इसके अलावा देयर शुड बी काम विंड, यानी कि विंड में ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मॉइस्चर होना चाहिए जो कि आपको मैंने बताया। लो टेम्परेचर भी होना चाहिए, कूल टेम्परेचर बिलो ड्यू पॉइंट, और उसके अलावा देयर शुड बी क्लियर स्काई। तो जब ये कंडीशंस फुलफिल हो जाएंगी तभी जाके हमें फॉग देखने को मिलता है। फॉग जो है ज़्यादातर हिली टेरेन में हमें देखने को मिलता है ड्यूरिंग द विंटर, जो मैंने मेंशन यहाँ पे किया हुआ है। सो हिली टेरेन में इसलिए बिकॉज एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो है यहाँ पे स्टेबल रहती हैं बिकॉज ऑफ द सराउंडिंग हिल्स। पहाड़ आसपास होंगे तो ज़्यादातर अनस्टेबिलिटी एटमॉस्फेयर में हमें देखने को नहीं मिलती, बिकॉज दे होल्ड द विंड, दे होल्ड द ब्लोइंग विंड्स मोर और लेस स्टेशनरी, मोर और लेस स्टेबल। तो जिसकी वजह से दे रिमेन काम, जो कि एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द फॉग। अब कुछ ऐसे रीजन्स हैं जहाँ पे फॉग की फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल कश्मीर में अगर हम देखें, गुलमर्ग इज़ वन सच रीजन जहाँ पे फॉग की फ्रीक्वेंसी काफ़ी ज़्यादा हमें देखने को मिलती है थ्रू आउट द ईयर। सो ये जम्मू एंड कश्मीर के क्लाइमेट के बारे में हमने यहाँ पे डिस्कस किया, यहाँ के इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में हमने डिस्कस किया। अब रहता है सवाल, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एल नीनो ऑन द वेदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यहाँ पे मैं आपको ये एक थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए एक असाइनमेंट दे देता हूँ। आप सोचें अब किस तरह से, किस डायरेक्शन में आप सोचें वो भी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। आप अपनी जगह ये देखेंगे एल नीनो का इम्पैक्ट मॉनसून पे क्या है, और उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से जे एंड के पे इसका इम्पैक्ट
क्या रहता है। अगर आपको इसका सोल्यूशन मिल जाए, इसका आंसर मिल जाए, कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन करें। नहीं मिलता है तब भी बताएं, मैं इन डिटेल इसके बारे में आपको बताऊंगा, इसको डिस्क्राइब करूंगा कि हाउ एल नीनो इम्पैक्ट्स द वेदर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सो हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।